हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रूडिमेंटल क्लासेस। आप सबका एक बार फिर से इस चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास में हम कक्षा 9वीं अध्याय 13 हमारा स्वास्थ्य, इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में, जो कि इस चैनल पर पहले से उपलब्ध है, आपने स्वास्थ्य का अभिप्राय समझा था। स्वस्थता, अस्वस्थता और रोग क्या होता है ये जाना था। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों को देखा था। इसके अलावा रोग की पहचान कैसे की जाती है ये देखा था। फिर रोग की पुष्टि अर्थात उसे किस तरह से परीक्षण के द्वारा, टेस्ट के द्वारा ठीक किया जाता है ये देखा था। फिर रोग कितने प्रकार के होते हैं ये सारी बातें समझी थी। रोगों के प्रकार को उनकी अवधि के आधार पर भी देखा था और उसके बाद फिर रोग को प्रभावित करने वाले कारक अर्थात रोग किन कारणों से होता है इसको समझा था। फिर आपको संक्रामक रोग अर्थात फैलने वाले रोग और असंक्रामक रोग दोनों के बारे में पुनः समझाया था। संक्रामक रोग किस तरह से फैलते हैं, कौन कौन से माध्यमों से फैल सकते हैं, इसको भी आप लोगों को समझाया गया था। अब इसके तो चलिए अध्याय 13 हमारा स्वास्थ्य का भाग 2 आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम आपको संक्रामक रोग का फैलना समझाएंगे। तो संक्रामक रोग का फैलना, और जैसा कि आप अभी जानते हो कि अभी कोविड-19 का प्रकोप किस तरह से चल रहा है, तो आप लोगों को बार बार मास्क का उपयोग करने और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने के लिए हिदायत दी जाती है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से मना किया जाता है। तो उसका कारण आप यहाँ पर ठीक से समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए, ये एक रोगी व्यक्ति है जो कि छींक रहा है। जब भी हम छींकते हैं तो हमारे फेफड़े से वायु 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी अधिक तेजी से बाहर आती है। और ये देखिए 2 मीटर की दूरी तक ये नीचे कुछ बड़ी बूंदें कुछ ही सेकंड पर ज़मीन में गिर जाती हैं और कुछ छोटी बूंदें थोड़ी आगे जाती हैं और कुछ जो है और आगे की ओर जाती हैं। तो आप लोगों को 2 मीटर की दूरी जो मेंटेन करने कहा जाता है, तो देखिए 2 मीटर तक ये लार की बूंदों की छींटें ज़्यादा हैं, उसके बाद ये कम हो गई हैं, तो ये मास्क कम बूंदों को रोक पाता है और ज़्यादा पास में आपको संक्रमण होने का खतरा अधिक रहता है। फिर देखिए, जब खुली जगह में ये रहता है तो संक्रमण का खतरा कम हो जाता है, जबकि बंद कमरे में ये जो लार की बूंदें हैं वो उसी कमरे में ही फैल जाती हैं, इसीलिए रोग के संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है। तो वायु से वाहित रोग का संक्रमण इस प्रकार से होता है, जो कि एक चित्र द्वारा आप लोगों को यहाँ पर समझाया गया है। यहाँ पर आप आगे भी देख सकते हैं, रोगी के पास खड़े व्यक्ति को वायु के माध्यम से रोग के संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है। अधिक भीड़ भाड़ वाले और कम रोशनदानी वाले घरों में भी वायु से फैलने वाले रोग की संभावना बढ़ जाती है। आप लोगों को अभी जो भी क्लास लगाई जा रही है वो पारा मोहल्ला में लगाने का यही कारण है कि खुली जगह पर संक्रमण का खतरा काफ़ी कम हो जाता है, जबकि बंद कमरे में संक्रमण का खतरा बहुत बढ़ जाता है। दूषित और अधपका मांस और अन्य भोजन सामग्री के रूप में लिए जाने से संक्रामक रोग भी फैल सकते हैं। ये देखा गया है, अध्ययन के आंकड़े ये बताते हैं कि मांसाहार जो है वो रोग के लिए अधिक संवेदनशील होता है, अर्थात शाकाहार की तुलना में मांसाहार से संक्रामक रोग फैलने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। फिर बासी भोज्य पदार्थ ग्रहण करने से भी खाद्य विषाक्तता, यहाँ पे ये गलत प्रिंट हुआ है, इसे मैं करेक्ट कर देती हूँ। ये ऐसा नहीं है, ये विषाक्तता है, जो फूड पॉइजनिंग होती है ना, ये विषाक्तता, ठीक है, का खतरा रहता है। इसके अलावा कुछ रोग, ये लोग नहीं है, रोग है, कुछ रोग लैंगिक संपर्क से भी फैलते हैं, जैसे एड्स, सिफिलिस। एड्स लैंगिक संपर्क के अलावा खून चढ़ाने से, जैसे मान लीजिए कोई रोगी व्यक्ति, उसका खून किसी स्वस्थ व्यक्ति को दे दिया जाए, या रोगी व्यक्ति को जो इंजेक्शन लगाया है सेम वही इंजेक्शन स्वस्थ व्यक्ति को लगा दिया जाए, या कोई माता जो रोगी है वो अपने बच्चे को जब दूध पिलाती है तो बच्चे में भी संक्रमण हो जाता है। इसी प्रकार यदि कोई गर्भवती माता और संक्रमित है तो गर्भस्थ शिशु में भी यह रोग हो जाता है। इसके बाद अगला है अंग विशिष्ट और उत्तक विशिष्ट अभिव्यक्ति। यह टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यदि हम अंग और उत्तक, उनकी संरचना और कार्य को समझते हैं तो हम रोग के लक्षणों को ज़्यादा आसानी से समझ पाते हैं। जैसे अभी तक हम जितना पढ़े इस अध्याय में, उसमें हमने ये जाना कि अलग अलग साधनों से सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में कैसे प्रवेश करते हैं। अब आप देखिए कि एक बार शरीर में ये प्रवेश करते हैं तो उसके बाद ये कहाँ जाते हैं। प्रवेश करने के बाद ये कहाँ जाते हैं, तो ये तो शरीर में कहीं भी जा सकते हैं। आपका इतना बड़ा शरीर है, इसमें इतने सारे अंग हैं, इतने सारे अंग तंत्र हैं, तो ये कहीं पे भी जा सकते हैं।
परंतु ऐसा नहीं होता। जिस प्रकार का सूक्ष्म जीव होता है और वो जिस रोग को उत्पन्न करना चाहता है वो उसी प्रकार के अंग और ऊतक को प्रभावित करता है। जैसे हवा से जो प्रवेश करते हैं वो नाक से होते हुए फेफड़े में पहुंच जाते हैं और फेफड़े को प्रभावित करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, भोजन के द्वारा आहार नाली में पहुंच जाते हैं और पाचन संबंधी रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ वायरस ये खाना और पानी के साथ में यकृत में पहुंच जाते हैं, जैसे हेपेटाइटिस वगैरह और पीलिया जैसे रोग उत्पन्न करते हैं। जबकि कुछ ऐसे विषाणु होते हैं, जैसे HIV वाला है, ये लसिका ग्रंथि में फैलता है। तो कहने का अर्थ ये है कि ये अलग अलग अंगों और ऊतकों को टारगेट करते हैं और इस प्रकार आपको हर रोग में इसीलिए अलग अलग प्रकार का और कुछ में एक ही प्रकार का लक्षण आपको लोगों को देखने को मिलता है। यदि हम ये जान लें कि कौन सा ऊतक और कौन से अंग पर संक्रमण हुआ है और उस ऊतक और अंग का कार्य क्या है, तो हम आसानी से संक्रमण के लक्षण पहचान सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, एड्स एक विषाणु जनित रोग है और इसमें ये जो HIV वायरस है ये शरीर की लसिका ग्रंथि में फैलता है और प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देता है। अब देखिए, हमारे शरीर में एक प्रतिरक्षा तंत्र होता है जो कि छोटे मोटे रोगों से प्रतिदिन लड़ता रहता है। अब ये जो HIV वायरस है ये आपके प्रतिरक्षा तंत्र को ही नष्ट कर देता है। इससे क्या होता है कि हम छोटे छोटे बीमारियों का भी मुकाबला नहीं कर पाते, सामान्य सर्दी जुकाम भी निमोनिया में बदल जाता है और हमारा शरीर लगातार संक्रमित होने के कारण अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अब ये दूसरा रोग देखते हैं, जैसे मलेरिया है। तो मलेरिया जो है उसको उत्पन्न करता है प्लाज्मोडियम नाम का एक सूक्ष्मजीव, और ये सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में कैसे पहुंचता है, मच्छर के काटने से। परंतु ये मच्छर हमारी त्वचा को काटता है, ये खून से होते हुए कहाँ पहुंच जाता है, यकृत में, और यकृत के बाद फिर ये लाल रुधिर कणिकाओं के द्वारा शरीर के सभी अंगों को प्रभावित करता है। प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है इसे पहले हम समझ लेते हैं। किसी भी शरीर के भीतर कोई भी जो सजीव होता है उसके शरीर में विशिष्ट कोशिकाओं का एक समूह होता है जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है। प्रतिरक्षा का अर्थ होता है रक्षा करना, बचाव करना। जैसे हमारे देश के सैनिक हमारी देश की रक्षा करते हैं, ठीक उसी प्रकार प्रतिरक्षा प्रणाली की जो कोशिकाएं होती हैं वो रोगकारक और अवांछनीय कोशिकाओं को नष्ट कर देती हैं और रोग से बचाव करती हैं। ये जो प्रणाली होती है ये विषाणु से लेकर परजीवी, कृमि सबको पहचानती है, सबको पहचानने में सक्षम होती है। अर्थात ऐसा कोई भी कारक जो आपके शरीर के लिए हानिकारक है उन सबको यह प्रतिरक्षा तंत्र की जो विशिष्ट कोशिकाएं वो पहचान लेती हैं, परंतु स्वस्थ कोशिकाओं के विपरीत कोई कार्य नहीं करती, मतलब उसके लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। तो उनको पहचान कर वो क्या करेगी, नष्ट कर देगी। ठीक, और इस प्रकार शारीरिक प्रणाली सुचारू रूप से कार्य करते रहती है और हम स्वस्थ बने रहते हैं। तो प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन को बनाए रखने के लिए। अब आगे देखते हैं कि रोग की तीव्रता। किसी भी रोग की तीव्रता उसकी तीव्रता की अभिव्यक्ति शरीर में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं की संख्या। यदि हानिकारक जीवाणुओं की संख्या अधिक होती है तो रोग की अभिव्यक्ति भी अधिक होगी, और यदि इनकी संख्या कम है तो इसकी अभिव्यक्ति कम होगी। आप इसको इस तरह से समझिए, यदि आपकी कक्षा में कोई दो विद्यार्थी कहते हैं कि उन्हें सर्दी है, तो दोनों को सर्दी की मात्रा एक प्रकार की नहीं हो सकती। हो सकता है किसी को बहुत ज़्यादा सर्दी हो, किसी को कम हो। यदि कोई दो व्यक्ति को बुखार है, एक को यदि 99 डिग्री तापमान है शरीर का तो भी उसको बुखार है, और यदि किसी को 103 डिग्री बुखार है तो भी बुखार है, लेकिन 103 वाले का रोग की अभिव्यक्ति अधिक तीव्रता से हो रही है और 99 वाले का कम हो रहा है। तो रोग की तीव्रता का अर्थ आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद रोग वाहक, ये एक अलग इम्पॉर्टेंट कारक है। कुछ रोग अन्य जंतुओं के द्वारा संचालित होते हैं। यह जंतु रोगाणुओं को रोगी से लेकर अन्य जीव तक पहुंचा देते हैं। यह मध्यस्थता का काम करते हैं। इसको आप ऐसे समझिए, देखिए हम ये जानते हैं कि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, लेकिन मच्छर अकेले मलेरिया के लिए जिम्मेदार नहीं है। मलेरिया के लिए जो जिम्मेदार जो मुख्य कारक है वो है प्लाज्मोडियम। यदि आपको कोई मच्छर काटता है और उस मच्छर में प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ नहीं है तो आपको मलेरिया नहीं होगा। तो मुख्य कारण कौन है रोग का, प्लाज्मोडियम, परंतु रोग वाहक कौन हो गया, मच्छर।
इसी प्रकार मक्खियाँ भी क्या करती हैं, एक जगह से एक गंदगी से दूसरी गंदगी में बैठ के आपके भोजन पे बैठती हैं, तो वो भी किसका कार्य करती हैं, रोग वाहक का। वो स्वयं रोग उत्पन्न नहीं करती, परंतु रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को के लिए वाहक का कार्य करती हैं, तो इसे हम रोग वाहक कहते हैं। अगला पॉइंट है रोकथाम एवं उपचार। तो संक्रामक रोग को हम किस तरह से उसका उपचार कर सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं, ये उपाय देख लेते हैं। तो इसका पहला उपाय है रोग के प्रभाव को कम करना और दूसरा उपाय है रोग के कारक को नष्ट करना। तो रोग के प्रभाव को कम करना को समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए यदि आपको कोई रोग होता है, उसके लक्षण दिखाई देते, तो डॉक्टर क्या करता है, लक्षण के आधार पर दवा दे देता है। तो ये दवाई आपके शरीर के अंदर जाके क्या करती है, उन लक्षणों को कम कर देती है। जैसे उदाहरण के लिए आपको बुखार आया, इसका अर्थ क्या है, आपके शरीर का तापमान बढ़ गया। तो लक्षण क्या दिखाई दे रहे हैं कि शरीर का तापमान बढ़ गया। तो आपको कोई ऐसी दवा दे दी जाती है जो आपके शरीर के तापमान को कम कर देती है। तो ये पहला प्रकार हो गया जिसमें रोग के प्रभाव को कम किया जाता है। परंतु ये जो रोग का प्रभाव हम कम कर देते हैं, इससे केवल लक्षण दब जाते हैं और यह संभावना रहती है कि उस रोग के लक्षण आपको पुनः दिखाई दें, क्योंकि इससे जो कारण है, जिस मुख्य कारण से आपको वो बीमारी हुई है, वो सूक्ष्म जीव नष्ट नहीं होते और कुछ समय बाद पुनः लक्षण उभरने की संभावना बनी रहती है। जबकि दूसरा प्रकार है रोग के कारक को नष्ट कर देना। तो दूसरे रोकथाम में क्या किया जाता है, आपके शरीर से कुछ तरल लेकर, जैसे ब्लड या यूरिन लेकर उसका टेस्ट किया जाता है और ये पता लगाया जाता है कि उसमें किस प्रकार के जीवाणु, विषाणु या कवक या रोग के कारक मौजूद हैं, और उनको पहचान लेने के बाद उपयुक्त दवाइयाँ देकर उन कारकों को नष्ट किया जाता है, अर्थात उन सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जाता है। जैसे मलेरिया जब होता है तो जब रक्त में आपकी जांच की जाती है, रक्त की जांच की जाती है, तो पता चल जाता है कि ये इसमें प्लाज्मोडियम मौजूद है, तो उसको मारने के लिए दवाई दी जाती है। और इस प्रकार की जो दवाइयाँ दी जाती हैं उसका एक प्रॉपर डोज होता है, उसे नियमित रूप से और निश्चित अवधि तक, यानी कि पूरा डोज लिया जाना जरूरी होता है। कभी आपने सुना होगा कि डॉक्टर आपको 5 दिन या 7 दिन की दवाई देता है और कई लोग उसे बीच में ही छोड़ देते हैं। तो जब वो बीच में ही छोड़ देते हैं तो बीमारी वापस लौट आने की संभावना पूरी बनी रहती है। तो इसीलिए कोई भी बीमारी में डॉक्टर की सलाह अनुसार आपको डोज पूरा अवश्य करना चाहिए। अगला टॉपिक है रोग से बचाव। हम ऐसे कौन कौन से उपाय कर सकते हैं जिससे हम रोग से बच सकें। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि रोग की संभावना कम से कम हो। तो अब हमें अपने आसपास वातावरण में स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। यदि स्वच्छता है तो रोगों के फैलने का डर कम हो जाता है, रोगों को फैलने से रोका जा सकता है। इसके अलावा संतुलित भोजन, संतुलित व्यायाम के द्वारा भी हम रोग से दूर रहते हैं। यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये देखिए, ये रोग है, इसे रोग कर लीजिएगा, और ये भी रोग है। तो रोग फैलने, यदि हमारे आसपास का वातावरण स्वच्छ है तो रोग फैलने, मतलब रोगों को फैलने से रोका जा सकता है। इस तरीके से लिखा है, इसको आप थोड़ा सा सेंटेंस को जमा के लिखिएगा। रोग के बचाव का सीधा संबंध प्रतिरक्षा तंत्र से होता है। तो हमें इस तरीके का अपना दिनचर्या, खान पान रखना चाहिए कि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो मजबूत बना रहे, ताकि हम लंबे समय तक स्वस्थ रह सकें। लास्ट टॉपिक है इस अध्याय का वैक्सीनेशन, यानी कि टीकाकरण। अभी आप लोग वैक्सीनेशन का नाम, इस अध्याय का अंतिम टॉपिक है टीकाकरण, वैक्सीनेशन। अभी टीकाकरण और वैक्सीनेशन का नाम आप ज़रूर सुन पा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि भारत ने कोरोना का वैक्सीन बना लिया है। तो इस टीकाकरण क्या होता है इसे समझ लेते हैं। टीकाकरण वह उपाय है, यहाँ पर इसे आप वह लिखिएगा, वह उपाय है जिसके द्वारा किसी रोग विशिष्ट के प्रति शरीर में रोग प्रतिरोधकता क्षमता उत्पन्न की जाती है। इसका सीधा अर्थ यह है कि टीकाकरण से हम क्या करते हैं, उस रोग के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। तो टीकाकरण की प्रक्रिया में शरीर में क्या किया जाता है, जिस भी जीवाणु या विषाणु से वह रोग होता है उसकी एक नियंत्रित मात्रा प्रवेश कराई जाती है, जिससे यदि रोग का पुनः आक्रमण हो, यदि रोग का जब पुनः आक्रमण होता है तो हमारे शरीर में
इससे लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। जब मतलब इससे क्या होता है, जब हम नियंत्रित मात्रा में, बहुत कम मात्रा के जीवाणु विषाणु लेके शरीर में मात्रा इसकी प्रवेश कराते हैं, तो रोग का हल्का आक्रमण होता है। यहाँ पे आ जाएगा हल्का। इसको मैं 1 मिनट, इसे मैं क्लियर कर देती हूँ। ये देखिए, रोग का हल्का, ये हल्का यहाँ पे आएगा, हल्का आक्रमण होता है और इससे हमारे शरीर में पुनः इसी प्रकार के आक्रमण होने पर रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। टीकाकरण की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। वर्तमान समय में टीकाकरण का काफ़ी प्रयोग किया जाता है, जैसे पोलियो ड्रॉप, बीसीजी, डीपीटी। अब देखना, जब भी टीकाकरण या वैक्सीनेशन होता है तो सामान्य दर्द, बुखार की संभावना बनी रहती है। इसलिए होता है ये चीज़ क्योंकि जैसे ये नियंत्रित मात्रा जीवाणु और विषाणु की प्रवेश कराते हैं तो शरीर में आपका इसका एक हल्का आक्रमण होता है। मतलब ये आक्रमण इतना तीव्र नहीं होता कि आपको रोगी बना दे, परंतु आपके शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को ये एक्टिवेट कर देता है और आपका शरीर अब इन जीवाणुओं या विषाणुओं को पहचान जाता है। तो अगली बार जब आपके शरीर में इस प्रकार का आक्रमण होता है तो यह तुरंत ही एंटीबॉडी बनाने लग जाता है और आप बीमार होने से बच जाते हैं। तो इस प्रकार ये क्या करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है। तो आज के लिए केवल इतना ही। यह अध्याय वैसे तो पूर्ण हो चुका है, परंतु इसके प्रश्न उत्तर मैं आपको अगले वीडियो में दूंगी, जिससे आप इस अध्याय का पूरा नोट्स बना सके। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग। अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आगे भी आपके लिए आपके काम के वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू।